गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 9th की फिजिक्स में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो पहला नियम है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी जड़त्व का नियम कहते हैं। उस जड़त्व के नियम की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो उसमें से पिछली चैप्टर में दो पार्ट की व्याख्या हो गई थी कि अगर कोई गाड़ी स्थिर है और उसमें यात्री बैठे हुए हैं और गाड़ी एकाएक चल पड़ती है तो यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। और दूसरी व्याख्या हो गई थी, अगर कोई गाड़ी तेजी से चल रही है तो चलती हुई गाड़ी के एकाएक ब्रेक लेने पर उसमें बैठे हुए यात्री जो हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। उसके साथ ही अगला टॉपिक आपका आता है कि अगर कोई बोतल हो, जड़त्व की व्याख्या में आता है कि एक चौड़े मुंह का बोतल हो और इस चौड़े मुंह के बोतल के ऊपर हम एक कार्डबोर्ड रख दें। कार्डबोर्ड माने पत्ता, जिसको आप ताश का पत्ता बोलते हो। एक बोर्ड रख दें और इसके ऊपर एक गोली रख दें और तेजी से उंगली से इस कार्डबोर्ड को चलाएं तो क्या होता है कि इस पर ठोकर लगने के कारण यह गतिशील हो जाता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन जो ऊपर रखी हुई गोली है वह विराम जड़त्व के कारण स्थिर बनी रहती है और परिणामतः कार्डबोर्ड बाहर निकल जाता है और कार्डबोर्ड के बाहर निकलने पर यह गोली नीचे आकर के गिर जाती है। तो ये जड़त्व की व्याख्या हो गई कि अगर हम एक कार्डबोर्ड या एक चौड़े मुंह का बोतल ले लें और बोतल के ऊपर क्या करें, एक गोली रख लें और गोली रखने के बाद हम क्या करें कि उस गोली के नीचे एक कार्डबोर्ड लगा दें, एक गत्ता लगा दें और उस गत्ते के ऊपर गोली रखें चौड़े मुंह के बोतल के बीचों बीच में और फिर गत्ते को उंगली से गतिशील कर दें तो गत्ता गतिक जड़त्व में आ जाता है और गतिक जड़त्व में आने के कारण बाहर निकल जाता है और ऊपर रखी हुई गोली जो होती है वह बोतल के अंदर गिर जाती है। आप पानी के बोतल के ऊपर पटरी और 5 का सिक्का रख करके ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला चीज है, खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने पर गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने पर पूरा शीशा चटक जाता है। इसको जरा ध्यान से देखिए कि खिड़की के शीशे पर गोली मारने पर गोल छेद हो जाता है, गोल छेद हो जाता है। जबकि पत्थर मारने पर पूरा शीशा चटक जाता है, पूरा शीशा चटक जाता है। अब इस चीज की व्याख्या आप समझिए कि ये क्या हो रहा है कि अगर हम गोली मार रहे हैं तो गोल छेद हो जा रहा है और अगर हम पत्थर मार रहे हैं तो पत्थर के प्रभाव से जो कांच का टुकड़ा लगा हुआ वो पूरा का पूरा टुकड़ा टूट जाता है। इसका कारण यह है कि जब हम गोली मारते हैं तो गोली की गति इतनी ज्यादा होती है कि जितना भाग उस गोली के संपर्क में शीशे का जो भाग आता है वह तुरंत गतिशील होकर के आगे बढ़ जाता है और ये इतने अल्प समय में होता है कि केवल यह गति उतने ही भाग को देता है जितने भाग में ये गोली स्पर्श करती है। परिणामतः ये इतना पार्ट गतिशील होकर के बाहर निकल जाता है और बाहर का पार्ट अपने आप में स्थिर बना रहता है और परिणाम क्या होता है कि यहाँ पर एक गोल छेद हो जाता है। इसके विपरीत जब हम कभी भी कांच पर पत्थर मारते हैं तो पत्थर मारने पर पत्थर की गति जो होती है वह धीमी होती है और धीमी होने के कारण जितने देर में इसको गतिशील करके बाहर निकाल ले जाए उतने देर में वो जो वेग होता है वह पूरे ही शीशे पर फैल जाता है, जो बल होता है वो पूरे शीशे पर फैल जाता है और परिणामतः पूरा शीशा चटक जाता है। ये संपूर्ण शीशा गतिशील होने का प्रयास करता है, समय ज्यादा, कॉम्पैक्ट टाइम ज्यादा लगता है, संपूर्ण शीशा गतिशील होने का प्रयास करता है
क्योंकि इतना ताकत तो होता नहीं है पत्थर में कि पूरे शीशे को गतिशील कर ले, तो गतिशील नहीं कर पाता है, तो परिणामतः क्या होता है कि पूरा शीशा चटक जाता है। एक टॉपिक और आता है कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने से धूल के कण झड़ जाते हैं। जैसे कहीं मान लीजिए कि आप कोई कपड़ा बिछा करके बैठे हुए हैं, तो जब आप चलने लगते हैं तो जब कपड़े को उठाते हैं, मान लीजिए कोई गमछा है या कोई बैठने के लिए आसनी है, तो जब चलने लगते हैं तो जब उसको उठाते हैं तो उसका दो कोना पकड़ के ऐसे झटकते हैं 2 बार, वो साफ हो जाता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि अगर अपने हाथ में कंबल को पकड़ के लटका लें, उसका एक कोना पकड़ लें यहाँ पर और उसको लटका दें, और लटकाने के बाद कंबल को डंडे से पीटें। टॉपिक को पूरा लिख लें कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण गिर पड़ते हैं। कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण गिर पड़ते हैं। ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कंबल कहीं हमने रखा, वो गंदा हो गया, उसमें धूल के कण आकर के जम गए, तो क्या किया जाता है कि धूल के कण को साफ करने के लिए कंबल के एक किनारे को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उसको डंडे से पीटा जाता है। तो जब आप डंडे से उस कंबल के कण को पीटते हैं तो क्या होता है, कंबल को पीटते हैं तो कंबल में जो धूल के कण जमे हुए होते हैं वह डंडे की चोट से क्या होते हैं, कंबल जो होता है वो डंडे की चोट से गति में आ जाता है, विराम से गति में आ जाता है, और जो धूल के कण होते हैं वह विराम जड़त्व में बने रहते हैं, अपने स्थिर बने रहते हैं। तो जब कंबल तेजी से आगे बढ़ता है तो उसमें चपके हुए धूल के जो कण होते हैं वह विराम जड़त्व के कारण अपनी जगह पे बने होते हैं, अर्थात वो कंबल से अलग होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये प्रैक्टिकल आपने नहीं किया होगा, लेकिन आपके घर में सोफा रखा हुआ होगा, अगर वो सोफा गंदा हो चुका है तो उसको डंडे से पीटिए, तो डंडे से पीटने पर क्या होगा कि सोफे के अंदर से धूल के कण निकल करके बाहर आएंगे। करके देखिएगा, सोफे से क्या होंगे, धूल के कण निकल करके बाहर आएंगे। ये कैसे आते हैं कि जब आप तेजी से मारते हैं तो जो सोफे का स्पंज होता है वह स्पंज तो गतिशील हो जाता है, लेकिन उस स्पंज में फंसा हुआ जो गर्दा होता है, धूल का कण होता है, वह विराम जड़त्व के कारण स्थिर बना रहता है, और डंडे से पीट करके आप क्या कर सकते हैं कि उस सोफे के अंदर जमा हुआ धूल का कण बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक टॉपिक आता है कि हथौड़े के हत्थे को कसने के लिए, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं। क्या करना है कि जब हथौड़े को हत्थे में कसना होता है, देखिए हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हथौड़े के हत्थे को जमीन पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये हथौड़े का हथौड़ा है लोहे का, और ये उसका हैंडल है, ये नीचे की तरफ मोटा है, ऊपर की तरफ पतला है, ऐसे निकला हुआ है। अब अगर इसको हमको हथौड़े को कसना, ये ढीला हो गया है, तो कसने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको पूरा ऐसे उठाते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। तो जब उठा करके हम जमीन पर पटकते हैं तो जमीन पर जैसे ही हत्था टकराता है,
यह विराम में आ जाता है। क्या हो जाएगा? विराम में आ जाएगा। लेकिन ये जो लोहे का हथौड़ा है ये चूंकि गतिशील है, गतिक जड़त्व में है, इसलिए यह अपनी गति की दिशा को मेंटेन रखना चाहेगा, परिणामतः वो सरक करके नीचे आएगा। इस प्रकार से कई बार उठा उठा करके जमीन पर पटकने से ये जो हथौड़ा है, लोहा है, यह हत्थे में कस जाता है, इसमें कोई ढीलापन नहीं रह जाता है। इसका कारण क्या है कि जब हम उठा करके हथौड़े के हत्थे को खूब तेजी से पटकते हैं तो हत्था जैसे ही जमीन के संपर्क में आता है तुरंत ही यह विराम में आ जाता है। और लेकिन लोहा जो होता है वह गतिक जड़त्व के कारण अपने गति की दिशा को लगातार बनाए रखना चाहता है, और बनाए रखना चाहने के कारण ये क्या होता है, इसमें कसता चला जाता है। अगला टॉपिक आपका है रेल के डिब्बे में बैठकर गेंद उछाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए। अगला टॉपिक आपका है रेल के डिब्बे में बैठकर गेंद उछाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेल के डिब्बे में बैठकर गेंद उछाल सकते हैं। रेल के डिब्बे में बैठकर गेंद उछाल सकने का मतलब क्या है, क्या इसका अभिप्राय बनता है? तो जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन के डिब्बे में, कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, तो आपने एक हाथ में गेंद एक ले रखी है। गेंद ले रखी है तो जितने वेग से ट्रेन आगे बढ़ रही है, आप बैठे हैं इसलिए आप भी उसी वेग से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपके हाथ में रखी हुई गेंद भी उतनी ही वेग से आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर आप गेंद को उछालते हैं तो उछालने के बाद फिर हाथ को ऐसे करते हैं तो उछाली हुई गेंद पुनः हाथ में आकर के गिरती है, क्योंकि जितने समय के लिए हमने उछाला, जितनी दूरी ट्रेन आगे तय की उतनी दूरी हम आगे तय किए, और गतिक जड़त्व के कारण जो उछाली हुई गेंद है उतनी ही दूरी आगे की तरफ बढ़ेगी, और परिणाम ये होगा कि पुनः आकर के हाथ में गिर जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रेन के डिब्बे में बैठ करके हम क्या कर सकते हैं, गेंद को उछाल सकते हैं। ऐसा ही प्रश्न एक बार पीसीएस में आया था। उसने कहा कि एक वायुयान है और वायुयान एक निश्चित वेग से आगे की तरफ बढ़ रहा है, कुछ किलोमीटर दिया था, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये बम गिराता है जमीन पर। जब ये बम जमीन पर टकराएगा तो वायुयान उसके ऊपर होगा, वायुयान उससे आगे निकल जाएगा, वायुयान उसके पीछे रह जाएगा। लेकिन देखिए, जिस वेग से ये वायुयान आगे की तरफ बढ़ रहा है उसी वेग से इसमें रखा हुआ बम भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब हम इसको गिराते हैं तो जितनी वेग से ये आगे जितनी दूरी तक तय करता है उतनी ही दूरी ये भी आगे की तरफ तय करता है। परिणामतः वायुयान जहां पहुंचता है बम बिल्कुल वायुयान के नीचे ही गिरता है, उससे पीछे नहीं गिरता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में इस पर प्रश्न आते रहते हैं। अगला टॉपिक आपका है लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले तेज दौड़ता है। क्या टॉपिक है आपका कि लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले तेजी से दौड़ता है। देखिए इसका कारण क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये टारगेट पॉइंट है, यहां से उसको कूदना है, तो वो 100 मीटर 200 मीटर दूरी से दौड़ता हुआ यहां पर आएगा और पैर से उछाल मारेगा। तो जैसे ही वो पैर की मांसपेशियों से गति करता है, उछाल मारता है, उछाल मारने के बाद जो ये इसका गति का जड़त्व है, जो इधर की तरफ ये दौड़ा हुआ है, इस गति के जड़त्व के कारण ये आगे की तरफ जाकर के गिरता है और लंबी दूरी
तय करता है। तो जब किसी भी एथलीट्स को, किसी भी खिलाड़ी को लंबी कूद कूदनी होती है तो कूदने से पहले वो क्या करता है, खूब तेजी से अपने टारगेट पॉइंट की तरफ दौड़ता है। जिस तरफ दौड़ता है, दौड़ने के कारण उसके अंदर उस दिशा में गति का जड़त्व आ जाता है। जब वो पैर की मांसपेशियों से बल देकर के ऊपर उठता है तो उस दिशा के गतिक जड़त्व के कारण वो काफी दूर जाकर के गिरता है। इसीलिए लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले तेजी से अपने टारगेट पॉइंट की तरफ दौड़ता है। अब अगला टॉपिक आपका आ गया कि जड़त्व तथा द्रव्यमान। आपका नेक्स्ट टॉपिक है जड़त्व तथा द्रव्यमान। तथा द्रव्यमान। देखिए, दो चीजें हैं, एक चीज है जड़त्व और एक चीज है द्रव्यमान। तो जड़त्व और द्रव्यमान क्या होता है, जरा इस चीज को आपको समझना है कि जड़त्व का द्रव्यमान से क्या संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कितनी बड़ी गेंद है, ये लोहे की बनी हुई है, और सेम उसी आकार की एक दूसरी गेंद है जो कागज के लुगदी की बनी हुई है, लुगदी की। अब क्या होगा, इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और इसका द्रव्यमान कम होगा। अगर हमको दोनों को गतिशील करना है समान त्वरण से, तो जो कागज की गेंद है, जो हल्की है, जिसका द्रव्यमान कम है, उसको कम बल लगाएंगे, गतिशील हो जाएगी। लेकिन जो लोहे की गेंद है उसको अधिक बल लगाना पड़ेगा। क्यों अधिक लगाना पड़ेगा? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ठेले को धक्का देते हैं, वो गतिशील हो जाता है, रिक्शे को धक्का देते हैं, वो गतिशील हो जाता है। लेकिन एक लदी हुई ट्रक हो, उसको धक्का देंगे उतने ही बल से, तो वो क्या होगा, वो गतिशील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। यानी कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसमें जड़त्व भी ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। क्या कह सकते हैं? किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसकी जड़त्व की माप है। यानी जिस वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान ज्यादा है उस वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम है उसका जड़त्व भी कम होगा। अगर एक हल्की और एक भारी गेंद हो, आपकी तरफ तेजी से फेंकी जाए, तो हल्की गेंद को, जो एक खोखली गेंद आती है प्लास्टिक की, या आप जिसको वो कहते हो, देखो क्रिकेट खेलते हो तुम लोग, एक तो कार्क की गेंद होती है और एक जो होती है उसे ड्यूज की गेंद कहते हैं, और एक जो तुम लोग खेलते हो स्पंज वाली गेंद चिपकती रहती है, उसको बोलते हैं मारुति गोल्ड की, पता नहीं कौन सी, जो एक खोखली गेंद आती है आपकी। तो जो खोखली गेंद आती है, अगर कोई खिलाड़ी आपकी तरफ तेजी से फेंकता है तो खोखली गेंद को रोकने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही ड्यूज की गेंद हो तो ड्यूज की गेंद को रोकने के लिए आपको एक कैनवास बॉल होती है। क्या होती है? इसको तब से याद कर रहे थे, कैनवास बॉल, कैनवास। अगर आपकी तरफ कैनवास बॉल फेंका जाए और ड्यूज का बॉल फेंका जाए तो कैनवास बॉल को रोकने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ेगा, जबकि ड्यूज की गेंद को रोकने के लिए उतनी ही वेग से फेंके गए ड्यूज की गेंद को रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैनवास की बॉल का द्रव्यमान कम है इसलिए उसका जड़त्व कम होगा, और ड्यूज की गेंद का द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए उसका जड़त्व ज्यादा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उस वस्तु के जड़त्व की माप है। यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उस वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसमें जड़त्व उतना ही अधिक होगा, और द्रव्यमान जितना कम होगा उसमें जड़त्व उतना ही कम होगा। यानी कि वस्तु का जड़त्व ही, द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। आप इस टॉपिक को पढ़ लिए। अब आपका अगला टॉपिक है
कि न्यूटन के दूसरे नियम का स्पष्टीकरण। क्या चीज है, आपने अभी तक क्या पढ़ा, न्यूटन के फर्स्ट नियम या जड़त्व के नियम का स्पष्टीकरण पढ़ा। अब आपको पढ़ना होगा न्यूटन के दूसरे नियम का स्पष्टीकरण। तो आपने फर्स्ट नियम का स्पष्टीकरण पढ़ लिया, फर्स्ट नियम को पढ़ लिया, तो आप एक बार पूरे संपूर्ण जितना आपको पढ़ाया गया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, जड़त्व कितने प्रकार का होता है, विराम जड़त्व किसे कहते हैं, गति का जड़त्व किसे कहते हैं, और दैनिक जीवन में इस जड़त्व का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, जड़त्व का महत्व क्या होता है, जो आपको उदाहरण बताए गए उन सबको एक बार दोहरा लीजिएगा। अगले बेल में न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में चर्चा होगी और उससे संबंधित सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो अगले बेल में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।